अ, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम कमर आगा है। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे आने वाले पाकिस्तान के इलेक्शंस के बारे में, जो कि अब से कुछ ही दिनों बाद 8 फरवरी को वहाँ पे होगा। इलेक्शन की धूमधाम से तैयारियां हो रही हैं, तो दूसरी तरफ दमन चक्र भी उतनी ही तेजी से चल रहा है। और ये भी है कि एक नए किस्म की डेमोक्रेसी वहाँ पे इमर्ज कर रही है, जिसमें गवर्नमेंट तो होगी ज़रूर, मगर वो आर्मी के इशारों पे चलेगी। पहले ये होता था कि थोड़ी बहुत उन लोगों को आज़ादी होती थी। अब ये है कि पूरी तरह से न केवल सरकार बल्कि पाकिस्तान के जितने इंस्टीट्यूशन हैं वो सब उन्हीं के कहने पे चलेंगे। खासतौर से पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, कोर्ट कचहरी पहले भी कुछ थोड़ी-सी उनको आज़ादी रहती थी दूसरे मसलों में, जब लेकिन आर्मी से रिलेटेड जो इश्यूज़ होते थे वो उसमें वही करते थे जो लेकिन इस समय उनके यहाँ पूरी तरीके से दमन चक्र है, हर चीज़ उनके कंट्रोल में है और एक बहुत ही कमज़ोर सी गवर्नमेंट वो बनाना चाहते हैं। मार्शल लॉ उन्हीं ने डिक्लेयर कर रखा है एक तरह से देखा जाए। मगर ये है कि अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ वहाँ पे इस समय चल रहा है। जैसे कि अगर डिक्लेयर करेंगे तो फिर बहुत से इंस्टीट्यूशंस उनको बंद करने पड़ जाएँगे। उसमें फिर मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ही चलती है। तो अखबार भी निकल रहे हैं, अखबार मगर लिख नहीं सकते सेना के खिलाफ, ये गवर्नमेंट के खिलाफ कोई ज़्यादा। फिर उसके अलावा मीडिया भी मौजूद है, वो भी चल रहा है, लेकिन सोशल मीडिया जो है उसके ऊपर थोड़ी काफ़ी सख्ती है सोशल मीडिया पे। और गौरतलब ये है कि आर्मी के चीफ ने अभी यूथ के साथ एक मीटिंग की थी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि आपकी 2 चीज़ों से आपको बचना होगा। एक तो सोशल मीडिया से बचना होगा और दूसरे वेस्टर्न इन्फ्लुएंस जो है, आपका जो धर्म या इन सब चीज़ों पे प चल रहा है, उससे भी बचना होगा। यानी आप जो जमात और देवबंद जैसी संस्थाएँ हैं, जो हमेशा से पाकिस्तान की, जो हमेशा से सेना को सपोर्ट करती हैं, उनकी जो आइडियोलॉजी है, उसी पे आपको जुड़े रहना है। लिबरल इस्लाम या लिबरल उसकी बात नहीं करनी होगी। उसी आइडियोलॉजी पे कायम रहिए ताकि जो सेना से एक रिश्ता बना रहे। और दूसरी तरफ ये भी है कि दमन चक्र बहुत तेजी से चल रहा है, खासतौर से इमरान खान के ऊपर लगभग 200 मुकदमे हैं। कई मुकदमों में उनको फांसी हो गई, किसी में 10 साल की, किसी में 24 साल की, और उनको पूरी जिंदगी जेल में रहना पड़ा, ऐसा लगता है। कोई बड़ा भूचाल आ जाए, वहां पे बड़ा चेंज आ जाए, तो वो बात दूसरी है। अदरवाइज उनको सेना ने तय करा। यही नहीं, बल्कि उनकी पार्टी का सिंबल भी छीन लिया गया है। कोई उनका तस्वीर या पोस्टर अब में उनकी शक्ल नहीं लगा सकता। उनकी पार्टी के जो कलर हैं उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता पोस्टर्स में, और उसके अलावा उनका नाम भी कहीं नहीं लिया जा सकता पूरी कैंपेन के अंदर। बहुत से लोग उनकी पार्टी के इंडिपेंडेंट खड़े हो गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि एक यूथ सेक्शन है बहुत बड़ा, खासतौर से पंजाब और इन जगहों पे भी है वो, जो इमरान से अभी भी कमिटेड नजर आता है। उनके बड़े पॉलिटिकल लीडर्स वगैरह को ज्यादातर को जेल हो चुकी है। यही नहीं, बल्कि टॉर्चर भी हुआ है, और पहली दफे घर में घुस के औरतों की भी इंसल्ट की गई है। औरतों को भी टॉर्चर किया गया है, इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही है। बड़ी संख्या में आधी रात के बाद ये जाते हैं घर के अंदर और उनके मकानों की बाउंड्री वॉल्स गिरा देते हैं, तोड़-ताड़ देते हैं दरवाजे बुरी तरीके से। पुलिस जो है, अब वो जनता की बात नहीं सुनती, बल्कि सेना का जो ऑर्डर्स होते हैं उसके वो इम्प्लीमेंट करती है। तो इसलिए आर्मी को नहीं आना होता, पुलिस से ही बहुत से काम हो जाते हैं, सारा टॉर्चर या इस किस्म के जितने भी काम। यही नहीं, बल्कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों को किडनैप भी कर लेते हैं, और ये किडनैप करने के बाद कुछ तो वापस आ जाते हैं, कुछ का बाद में पता चलता है कि जेल में पड़े हुए हैं या मार डाले गए हैं। अगर खैबर पख्तूनख्वा या उधर के जो होते हैं बलूचिस्तान वगैरह के, तो वो गायब हो जाते हैं, और हमने देखा है ज्यादातर वापस भी नहीं आते। मिसिंग पर्सन्स की लिस्ट बहुत बड़ी है। इन हालात के बीच में पाकिस्तान का इलेक्शन हो रहा है। पाकिस्तान में इलेक्शन क्या होता है, वहां सिलेक्शन होता है। अब की उन्हीं ने तय कर लिया कि नवाज शरीफ, जो कि पुराने उनके समर्थक रहे हैं, उनकी अच्छी छवि जमात इस्लामी और देवबंद में भी है। एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, पाकिस्तान की देवबंद और भारत की देवबंद में बहुत अंतर है। पाकिस्तान की
जो देवबंद है वो जिहाद और इन सब की बात करती है, भारत में ऐसा अभी नहीं हुआ है। तो ये इस तरह की जो वहाँ से रिपोर्ट्स आ रही हैं, डेमोक्रेसी बहुत ही कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी पहले भी थी, मगर अब उससे ज्यादा कंट्रोल ग्रिप बढ़ गया है। दूसरी तरफ ये भी है कि वहां पे पुलिस का जो है वो रोल जो है वो इंडिपेंडेंट रोल नहीं रहा है, वो सेना की डायरेक्शन पे काम करती है। इस तरह की वहां पे होगा, जो लोग जो पुलिसकर्मी अच्छे हैं, ढंग के हैं, वो उनके ट्रांसफर्स कर दिए गए हैं दूसरी जगहों पे, या वो छुट्टी लेके चले गए हैं, या वो बिल्कुल अपना कोने में बैठ गए हैं। दूसरी तरफ ये भी है कि आर्मी ये बात करने लगी, कह रही है, क्योंकि इकोनॉमी बहुत खराब है, तो वो कह रहे हैं कि जनता को बेवकूफ बनाना, जनता को इस तरह के ख्वाब दिखाना। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास $10 ट्रिलियन के रिसोर्सेज हैं, जिसमें के अंदर मिनरल्स हैं, मेटल्स हैं और दूसरे रिसोर्सेज हैं, और हमारे ऊपर जो डेट है वो केवल $128 बिलियन का है, जो कि बहुत बड़ा डेट है। उनके रेवेन्यू जो आता है साल भर का, उससे कई गुना ज्यादा है। कैसे रिकवर होगा ये कहना है वो, अब ये इस तरह की बातें कर रहे हैं कि आप लोग घबराइए नहीं, हम सब ठीक कर देंगे। फिर उसके अलावा ये भी कह रहे हैं कि उन्हीं ने एक ग्रीन पार्क इनिशिएटिव शुरू किया है, उसमें एग्रीकल्चर के ऊपर वो काम करेगी सेना, और एग्रीकल्चर को उन्हीं ने कहा है कि अगले कुछ साल के अंदर जो इंपोर्ट करना पड़ रहा था उनको जो चीजें, उस पे रोक लग जाएगी, उसको जरूरत नहीं पड़ेगी इंपोर्ट करने की, बल्कि सरप्लस होगा। दूसरी तरफ ये भी है कि अब के साल उनके यहाँ चावल अच्छा हो, कि खेती अच्छी हुई है, और दूसरी बात ये कि भारत क्योंकि एक्सपोर्ट चावल का नहीं कर रहा है, तो इससे पाकिस्तान अपना चावल बासमती और दूसरे राइस, टूटे हुए बासमती और राइस जो है वो मिडिल ईस्ट और बहुत सी कंट्रीज में बेच रहा है, क्योंकि भारत ने बैन कर रखा है, अपना भारत का राइस नहीं जा रहा है। तो इस तरह उनको $3 बिलियन का फायदा हो जाएगा। यही नहीं, बल्कि ये है कि जो, लेकिन एग्रीकल्चर वगैरह जब थोड़े से उनके यहाँ रिमिटेंस आना बंद हो गए थे, उसमें भी थोड़ा से लगभग $30-40 बिलियन के। लेकिन ये है कि इनसे इकोनॉमिक सुधार होना बहुत मुश्किल मुझको नजर आता है। मुझको क्या, सभी लोगों को नजर आता है। पॉलिटिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है आसानी से। ये होता है कि भाई यहाँ पे यूनाइटेड गवर्नमेंट बन जाती है, कोलिशन सरकार बन जाती है, एक एग्रीमेंट हो जाता है, प्री पोल एग्रीमेंट या आफ्टर पोल एग्रीमेंट कर लेते हैं, कुछ साझा पॉइंट्स होते हैं, उस पर काम करके बना। लेकिन इकोनॉमिक रिकवरी बहुत मुश्किल होती है। फिर उसके अलावा ये भी है कि पाकिस्तान की सेना जो है वो गार्डियन की तरह है, वो उसके पास इस्लामिक स्टेट की अपने को वो मानती है कि वो गार्जियन है, मुहाफिज लफ्ज वो यूज करते हैं, और वो सत्ता छोड़ने पे तैयार नहीं है, चाहे कितना ही डिस्टेबलाइजेशन वहां पे हो जाए। और उनका एक अलायंस है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन से, खासतौर से कट्टरपंथी धार्मिक संस्थाएं जो है उनको खुल के सपोर्ट करती हैं। ये तो हालत है इसमें। इसके अलावा जो खैबर पख्तूनख्वा है, जिसको हम पहले नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहते थे, जहाँ बादशाह खान थे वहां पे, और बलूचिस्तान में जहाँ पे अकबर बुगटी वगैरह थे, जो कभी पाकिस्तान के साथ ये दोनों प्रांत जुड़ने पे तैयार नहीं थे, और सिंध में भी यही हालत थी। इन दो, खासतौर से बलूचिस्तान और यहाँ पे हालात बहुत खराब है, वायलेंस लगातार बढ़ता जा रहा है, और वो पाकिस्तान से सेपरेटिस्ट मूवमेंट भी वहां पे बढ़ता है। उनका मानना ये, खैबर पख्तूनख्वा में एक बहुत पावरफुल इस्लामिक मूवमेंट है जो सेपरेटिज्म की बात करता है, प्योर इस्लामिक स्टेट वहां पे बनाना चाहिए। उनके पास काफी बड़ा एरिया भी उन्हीं ने कंट्रोल कर रखा है, जिसको मैंने पहले भी बताया था। उसके अलावा बलूचिस्तान में तो कई एक मिलिटेंट ग्रुप्स भी हैं, कुछ सेकुलर हैं, कुछ इस्लामिस्ट मिलिटेंट हैं, कुछ पाकिस्तान बैक्ड हैं, तो और कुछ जो है लोकल हैं, जो चाइना के पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के खिलाफ लड़ रहे हैं। वहाँ हालात बहुत खराब है, वहाँ अकबर बुगटी, और बलूचिस्तान तो बिल्कुल ही पाकिस्तान का पार्ट नहीं बनना चाहता था, वो खुश थे भारत के साथ, या अपना अलग इंडिपेंडेंस की बात करते थे। उन्हीं ने 1948 में जिन्होंने अपनी फौजें भेज के उनको एनेक्स कर लिया था। फिर उसके अलावा ये भी है कि जो हालात हैं उसमें मुझे नहीं लगता कि अगर नवाज
शरीफ साहब जीतते हैं, जिससे कि उनकी उम्मीद है, पंजाब के बड़े लीडर पुराने लीडर हैं और ज़ियाउल हक के बहुत ख़ास आदमी रहे हैं। ज़ियाउल हक के उन्होंने ये भी कहा है कि ज़ियाउल हक का जो अनफिनिश एजेंडा था उसको पूरा करेंगे। हालाँकि मरने के बाद ये बिल्कुल ज़ियाउल हक को भूल गए थे। लेकिन ये है कि वो हर तरह के काम करने पे तैयार हैं, वो दोबारा से निज़ाम मुस्तफ़ा भी लगा सकते हैं। लेकिन ये है कि पब्लिक की सपोर्ट अब वो वैसी नहीं रहेगी। उनको भले आर्मी की मदद से वो इलेक्शन जीत जाएँ, जिसको कि पाकिस्तानी कहते हैं कि सेलेक्ट कर लिए जाएँगे, लेकिन ये कि मुल्क चलाना बड़ा मुश्किल है उनके लिए। इससे कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो दूर नहीं हो सकती। उनको सिलेक्शन कई फैक्टर से कर किया जा रहा है, क्योंकि वो काफ़ी लॉयल रहे हैं आर्मी की, उनके जो गुनाह थे वो सब माफ़ भी कर दिए हैं आर्मी ने। और लेकिन हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अगर इमरान खान स्वयं भी आ जाएँगे पावर में, तो उनके लिए भी बहुत मुश्किल होगी पाकिस्तान को बचाना। उनके लिए भी बड़ी मुश्किल होगी कि दोबारा से इकोनॉमी को रिवाइव करना। उनके लिए भी बड़ी मुश्किल होगी, ये जो आतंकवादी संगठन वहाँ पे घूम रहे हैं और एक वायलेंस चारों तरफ कर रहे हैं, इनको रोकना और लॉ एंड ऑर्डर को एस्टैब्लिश करना। इसलिए कि अगले 4-5 साल में पाकिस्तान की स्थिति बजाय ठीक होने के इलेक्शन के बाद और ज़्यादा खराब होने के चांसेस नज़र आते हैं। अभी तो थोड़ा कंट्रोल है, लेकिन जब इलेक्शन के रिजल्ट आएँगे और नवाज़ शरीफ साहब या जो भी प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, जिसको भी बनाना होगा, इनको एक कठपुतली और सरकार जो बनाई जाएगी, उसके को चलाना बड़ा मुश्किल होगा। एक तरफ तो उसके पास जो ट्रेजरी में पैसा नहीं होगा बहुत ज़्यादा, और दूसरी तरफ ये है कि जो कहाँ से अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करेंगे, कहाँ से नौकरियाँ देंगे, कैसे मकान बनाएँगे, ये सब बड़े-बड़े वायदे इलेक्शन से पहले लोग कर लेते हैं। इमरान खान ने भी किए थे, अब ये भी कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की बात, मतलब और लोन ले लेंगे चाइना से उससे इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन क्या उससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा? मुझे नहीं लगता। इसलिए कि पाकिस्तान के जो इंटरनल हालात हैं, जिस तरीके से वहाँ पे फोर्सेस ऑफ डिस्टेबलाइजेशन जो है, यानी ये आतंकवादी संगठन जो वहाँ पे घूम रहे हैं, उनके चलते हुए आएँगे, अ, या तो आर्मी का पूरा रूल हो और कंट्रोल हो, तो शायद आ जाते, जैसे पहले आ रहे थे कुछ थोड़े बहुत, अब वो बहुत मुश्किल है आना। तो इमरान खान के लिए भी चलाना बहुत मुश्किल होगा। इसी की जो डिफरेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा और जो ये था सिंध का एरिया, या जो बलूचिस्तान है, यहाँ के लोगों का मानना ये है कि उनको पंजाब के लोग, जो कि ज़्यादा सबसे बड़ा प्रांत है और सबसे ज़्यादा सेना में उनके लोग हैं, उन्हीं ने इन लोगों को कॉलोनाइज़ कर रखा है, इन स्टेट्स को। और जम्मू एंड कश्मीर का जो ऑक्युपाइड टेरिटरीज़ है, वो तो कभी भी चाहते ही नहीं थे कि पाकिस्तान का हिस्सा बने, और वहाँ आए दिन डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं। अलग स्टेट बना देने से मैं नहीं समझता काम बनेगा। बहुत ही अंडर डेवलप है, और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के चलते हुए गिलगित बल्तिस्तान में एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। उनको लगता है कि उनका कल्चर, उनका खान-पान, उनकी भाषा सब पे असर पड़ रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में चाइनीज़ और दूसरे प्रांत के लोग वहाँ पे आ रहे हैं, चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स में काम करने के लिए। हालात बुरे हैं, इलेक्शन होगा, इसका हमें 8 तारीख तक इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर हम देखते हैं। दूसरी बात ये कि हम जल्दी ही आपके सामने एक और रिपोर्ट लेके आएँगे, उसमें हम अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में बात करेंगे, ख़ास तौर से अपोज़िशन पार्टीज़ के लिए, और क्या रोल होगा वहाँ पे अ, जो कट्टरपंथी धार्मिक संस्थाएँ हैं और आतंकवादी संगठनों का आने वाले समय में। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के हमारे इसको देखा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, इसको आगे प्रमोट भी कीजिए। धन्यवाद।